नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश से महिला पर्यवेक्षक के लिए आपके लिए हम लगातार एमसीक्यूज लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर आपने इनका लाभ उठाया होगा। दोस्तों, यह क्लास जो है मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। इसी तरह की हम आपको 10 क्लासेस दे चुके हैं और ये 11वीं क्लास है और इसमें आपको लगातार अभ्यास करना है। परीक्षा से पहले जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बिना देरी के चलिए आरंभ करते हैं हमारे अगले 50 एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, टाइफाइड नामक रोग से बच्चों का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, बी फेफड़े, सी आंत, डी श्वास नली। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंत। टाइफाइड नामक रोग से बच्चों में की जो आंत होती है वो प्रभावित होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आईवीपी की 2 डोज के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 सप्ताह, बी 8 सप्ताह, सी 6 सप्ताह और डी 10 सप्ताह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 सप्ताह। आईवीपी की 2 डोज के बीच में कम से कम 8 सप्ताह का गैप होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आयुष्मान भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन दिए हैं, पहला है इस योजना में किए गए खर्च का केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। दूसरा है यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं और डी ना तो 1 सही है ना ही दूसरा सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों सही है, यानी इस योजना में किए गए खर्च का केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है 60:40 का होता है और साथ ही यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सांस अभियान शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए राज्य में कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 3000, बी 5000, सी 4000 और डी 2000। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4000। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सांस अभियान शुरू किया है और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में स्वास्थ्य और कल्याण 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, टीके के रख रखाव हेतु क्या सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन ए है ILR का प्रयोग, बी डीप फ्रीजर का प्रयोग, सी शीत श्रृंखला प्रणाली का प्रयोग और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ILR का प्रयोग होना चाहिए, साथ ही डीप फ्रीजर का उपयोग होना चाहिए और शीत श्रृंखला प्रणाली होना चाहिए। IRL भी एक छोटे से फ्रिज के जैसे ही होता है जिसमें तापमान अत्यंत न्यून तापमान में टीकों को रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंटावेलेंट टीका के अंतर्गत निम्न में से कौन सा टीका सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, बी टिटनस, सी हेपेटाइटिस बी और डी पोलियो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो इसमें शामिल नहीं है। पेंटावेलेंट टीके में आप सभी जानते हैं डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टूसिस, हेपेटाइटिस बी और हिप का टीका लगता है, पोलियो इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से सीलियक नामक रोग हो जाता है? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए विटामिन डी, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए। दोस्तों यहाँ विटामिन डी 2 बार आ गया है और डी है विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी जो होता है उसकी कमी से सीलियक नामक रोग होता है। ये एक दीर्घकालिक पाचन और स्वप्रतिरक्षी विकार है जो छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है और पाचन में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये जो बीमारी होती है सीलियक, यह एक प्रकार का आनुवांशिक विकार भी होता है, लेकिन ग्लूटेन खाने पर ये ज़्यादा होता है। यहाँ ग्लूटेन से तात्पर्य है गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाला एक प्रोटीन। तो अगर इसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो सीलियक नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, BCG का टीका किस बीमारी के इलाज के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए तपेदिक, बी डायरिया, सी खसरा और डी हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तपेदिक। BCG का टीका जो है तपेदिक बीमारी के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए विटामिन ए का क्या महत्व है? ऑप्शन ए स्कर्वी रोग से बचाव में,
बी बेरी-बेरी रोग से बचाव में, सी शारीरिक क्रिया के सुचारू संचालन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए विटामिन ए का महत्व होता है क्योंकि ये शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज का हमारे शरीर में क्या महत्व है? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में, बी कुपोषण को दूर करने में, सी शरीर की वृद्धि एवं विकास में और डी सीखने की क्षमता बढ़ाने में। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में मदद करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए मोतियाबिंद, बी बेरी-बेरी, सी विटामिन बी12 की कमी और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतियाबिंद। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार सबसे ज्यादा अंधता का कारण जो बनता है वो मोतियाबिंद बनता है। अगला प्रश्न है, खसरा के कारण बच्चों में निम्न में से कौन सी जटिलताएं हो सकती है? ऑप्शन ए डायरिया, निमोनिया और कुपोषण, बी है टिटनस, मलेरिया और डिप्थीरिया, सी तपेदिक, काली खांसी और पोलियो, डी हैजा, डेंगू और हेपेटाइटिस बी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खसरा के कारण डायरिया, निमोनिया और कुपोषण इन बीमारियों में जटिलताएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य को किस प्रकार के वसा के सेवन से परहेज करना चाहिए? ऑप्शन ए घी, बी संतृप्त वसा, सी ट्रांस वसा और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांस वसा। ट्रांस वसा एक तरह का असंतृप्त वसा होता है। यह हृदय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए खतरनाक होता है। ट्रांस वसा को कभी कभी आप ट्रांस फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम का आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1982 में, बी 1970 में, सी 1972 में और डी 1980 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 में। भारत सरकार के द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोधक कार्यक्रम का आरंभ किया गया था और इसके बाद में भी दोस्तों इसके ऊपर कार्य किया गया। जैसे कि 2005 से 2015 तक एनीमिया की कमी की धीमी प्रगति हुई थी, केवल 1% से भी कम प्रगति हुई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना अभियान को आरंभ किया था और इसी के तहत एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति शुरू की थी और एक लक्ष्य डिसाइड किया था कि प्रतिवर्ष 3% तक एनीमिया को कम किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे आप कि बाद में अलग से 2015 के बाद में जब ये देखा गया कि एनीमिया कम नहीं हो रहा है तो नया कार्यक्रम चालू हुआ था और उसका नाम था समग्र पोषण योजना। उसके तहत एनीमिया मुक्त भारत अभियान लाया गया था। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस कार्यक्रम को आरंभ किया गया? ऑप्शन ए मध्याह्न भोजन योजना, बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, सी ICDS योजना और डी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को 12 अप्रैल 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? ऑप्शन ए टोफू, बी अंडा, सी दूध तथा दूध से बने पदार्थ और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम की आवश्यकता के लिए पूछा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि दूध तथा दूध से बने पदार्थ, अंडा और टोफू लेना चाहिए। टोफू सोया दूध को जमाकर बनाया जाता है और एक शाकाहारी भोजन है। इसे सोया पनीर या सोया दही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को आयोडीन क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन ए गर्भावस्था के जोखिम को कम करने हेतु, बी गर्भावस्था शिशु के मस्तिष्क विकास हेतु, सी घेंगा रोग से बचाव हेतु और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गर्भावस्था के दौरान यदि महिला आयोडीन लेती है तो गर्भावस्था के जोखिम कम हो जाते हैं, गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास अच्छे से होता है और घेंगा रोग से बचाव भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लालिमा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016, बी 1 अक्टूबर 2016, सी 1 जुलाई 2016 और डी 1 सितंबर 2016। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
1 नवंबर 2016 को लालिमा अभियान का आरंभ किया गया था। लालिमा अभियान मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वास्थ्य पहल का नाम है। यह अभियान बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं में होने वाली खून की कमी यानी एनीमिया को रोकने के लिए चलाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों में निमोनिया नामक रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, बी बैसिलस एंथेसिस, सी मेनिनगोकोस और डी है डिप्लोकोस्क्यून्यूमोनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों में निमोनिया नामक रोग जो होता है वह डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का एक जो जीवाणु होता है उसके कारण फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन एंजाइम है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी माल्टेज और डी सुक्रोज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन एंजाइम यहाँ पर पेप्सिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए दाल, बी अनाज, सी पत्ता गोभी और डी मछली का तेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली का तेल जो होता है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स एक रोग है, तो एड्स किस तरह का रोग है बताना है। ऑप्शन ए महामारी, बी स्थानिक, सी छिटपुट और डी सर्वव्यापी। तो दोस्तों सही उत्तर है, एड्स जो है एक सर्वव्यापी रोग है, पूरे विश्व में ये रोग पाया जाता है, लेकिन ये महामारी रोग में नहीं आता है या किसी पर्टिकुलर स्थान भी नहीं होता और छिटपुट भी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी गंभीर बीमारी के कारण पोलियो वायरस है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, बी पोलियोमाइलाइटिस, सी ब्रेन हेमरेज और डी पक्षाघात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियोमाइलाइटिस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं पाए जाते? ऑप्शन ए है अंडा, बी दूध, सी सोयाबीन और डी चावल। तो इसमें बोला है अनिवार्य एमिनो अम्ल किसमें नहीं मिलता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चावल में अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त अंडा, दूध और सोयाबीन में अनिवार्य एमिनो अम्ल मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है लेकिन इसमें अभाव होता है, तो माँ के दूध में किस चीज़ का अभाव होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी लोह तत्व, सी मैग्नीशियम और डी पोटेशियम। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोह तत्व। नवजात शिशु में माँ के दूध से बच्चे को कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, पोटेशियम भी मिल जाता है, लेकिन लोह तत्व नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुओं को रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक के रूप में पिलाई जाती है, तो कितनी बूंदें पिलाई जाती है बताना है। ऑप्शन ए है 2 बूंद, बी 4 बूंद, सी 5 बूंद और डी 6 बूंद। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 5 बूंद। शिशुओं को रोटा वायरस वैक्सीन की खुराक में 5 बूंद देते हैं। अगला प्रश्न है, पीईएम अधिकतर देखा जाता है और इसमें विनाशकारी परिणाम होते हैं। ऑप्शन ए वयस्कता और किशोर अवस्था की प्रारंभिक बचपन, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, सी किशोर अवस्था और प्रारंभिक बचपन और डी केवल शैशवावस्था। तो यहाँ पे पीईएम से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो इसमें आपको बताना है कि विनाशकारी जो परिणाम मिलते हैं किस अवस्था में ज़्यादा विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन में अगर पीईएम कम हो जाता है तो कुपोषण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और गरीब देशों में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें पीईएम स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह पहला संकेत हो सकता है कि पीईएम के कारण मस्तिष्क को स्थायी क्षति हुई है। ऑप्शन ए जन्म के दौरान धीमी प्रतिक्रिया, बी सिर की परिधि कम होना, सी समय के पहले जन्म होना और डी जन्म के समय कम वजन होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिर की परिधि कम होना। यानी अगर सिर की परिधि मापा जाता है और उसमें पीईएम कम मिलता है तब ये मान लिया जाता है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने के चांसेस है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, बी प्राथमिक उपचार, सी जनसंख्या नियंत्रण और डी खेलकूद को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिवार कल्याण का कार्यक्रम जो है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण करना है।
भारत सरकार ने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम जनसंख्या की वृद्धि को धीमा करने और जन्म दर को कम करने के लिए शुरू किया गया था। और साथ में जो उनके आर्थिक समस्याओं के कारण कुपोषण फैल रहा है, उस गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण करना भी इसके मुख्य उद्देश्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए और डी है विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है और जिसके फलस्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वह है? ऑप्शन ए है लैक्टेटिन, बी है ऑक्सीटोसिन, सी है प्रोलैक्टिन और डी है प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है और इसके फलस्वरूप दूध का उत्पादन होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट हुक द्वारा किस वर्ष पहली बार कोशिकाओं को कार्क में देखा गया था? ऑप्शन ए है 1684, ऑप्शन बी है 1652, सी है 1671 और डी है 1665। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1665। रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में कार्क कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने कार्क के टुकड़ों को माइक्रोस्कोप से देखा और उन्हें ये पता चला कि ये छोटे छोटे डिब्बों जैसे कुछ चीज़ों से बना है। और फिर उसके बाद में उन्होंने ही इन्हें नाम दिया जिसे सेल बोला, और सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, जो कि एक लैटिन शब्द है। तो रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिकाओं को देखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, और इन्हें कोशिका के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से? रॉबर्ट हुक द्वारा किस वर्ष पहली बार कोशिकाओं को कार्क में देखा गया था? ऑप्शन दिया है आपको, ए 1684, बी 1652, सी 1671 और डी 1665। दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने कार्क के टुकड़ों को माइक्रोस्कोप से देखा और उन्हें पता चला कि ये छोटे छोटे डिब्बों से बना है। फिर उन्होंने इन्हें एक नाम दिया जिसे सेल कहा जाता है, और सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल को खोजा गया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संबंध किस वर्ष से? आपको ऑप्शंस दिए हैं, ए 2009, बी 2011, सी 2013 और डी 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का संबंध वर्ष जो है 2013, और इसके तहत जो है सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं, और इसे सितंबर 2013 को कानून में हस्ताक्षरित किया गया, जो 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्जाइमर रोग का संबंध है? ऑप्शन ए जिगर से, बी तंत्रिका तंत्र से, सी मस्तिष्क से और डी अमाशय से। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्जाइमर रोग का संबंध मस्तिष्क से होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितनी आबादी पर खोलने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5000, बी 15000, सी 30000 और डी 55000। तो दोस्तों इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30000 की आबादी पर एक प्राथमिक केंद्र खोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर मां यानी गर्भवती माता को प्रोत्साहन राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 900 रुपये, बी 1400 रुपये, सी 1800 रुपये और डी 2100 रुपये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1400 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत साल 2005 में हुई थी, और अगर शहरी क्षेत्र में प्रसव होता है तो 1000 रुपये दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव होता है तो 1400 रुपये दिए जाते हैं, और साथ ही अगर बीपीएल श्रेणी से कोई बिलोंग करता है और उनका प्रसव घर पे ही हो जाता है तो भी उन्हें 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिकल सेल रोग एक विकार है, तो सिकल सेल रोग किस तरह का विकार है आपको बताना है। ऑप्शन ए आनुवांशिक, बी विषाणु जनित, सी जीवाणु जनित और डी गैर आनुवांशिक।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रोग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिकल यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन दिए हैं आपको, ए 10 से 20 दिन का, बी 2 से 8 दिन का, सी 25 से 30 दिन का और डी 40 से 50 दिनों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिकल लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनका जीवन काल घट करके 10 से 20 दिन तक का हो जाता है। सामान्य तौर पर अगर औसत जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो लगभग 120 दिन होता है। कभी कभी ये 70 से लेकर 140 दिन तक भी जीवित रह पाती हैं। लेकिन जैसे ही सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी हो जाती है तो सिकल सेल जो कणिकाएं होती है उनका जीवन काल घट करके 10 से 20 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है, ए 1 जून, बी 15 जनवरी, सी 28 मई और डी 11 मई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत भार कितना देखा जाता है? ऑप्शन ए 3.5 किलोग्राम, बी 1.5 किलोग्राम, सी 5 किलोग्राम और डी 6 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत भार जो होता है वो 3.5 किलोग्राम देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण गर्भावस्था का समय काल माना जाता है। तो आपको समय बताना है जिसे पूर्ण गर्भावस्था का काल कहते हैं। ऑप्शन ए 265 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, सी 300 दिन और डी 315 दिन। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 280 दिन, यानी लगभग 9 माह के लगभग होता है ये पूर्ण गर्भावस्था का समय काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 से 12 वर्ष तक का समय काल कहलाता है। ऑप्शन ए शैशव अवस्था, बी उत्तर बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 से 12 वर्ष तक का जो समय काल होता है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, बी ग्लोबिन, सी ग्लाइकोजन और डी माल्टोज। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव के यकृत में संचित रहने वाली शर्करा ग्लाइकोजन होती है। अगला प्रश्न है, निषेचन की कितनी अवधि के बाद प्रत्यारोपण होता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए 2 दिन बाद, बी 7 दिन बाद, सी 9 दिन बाद और डी 14 दिन बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निषेचन के 7 दिनों के अवधि के बाद में प्रत्यारोपण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एमिनोसेंटेसिस चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए यौन संचरित रोग, बी कैंसर, सी कुछ आनुवंशिक विकारों की उपस्थिति और डी HIV। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ आनुवंशिक विकारों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमिनोसेंटेसिस चिकित्सा प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सदर्न ब्लॉट, बी वेस्टर्न ब्लॉट, सी नॉर्दर्न ब्लॉट और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न ब्लॉट। ये एक प्रयोगशाला तकनीक है। इससे किसी नमूने में मौजूद खास तरह के प्रोटीन का पता लगाया जाता है और इसी के तहत एड्स बीमारी का पता भी चल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था से वयस्कता की और बदलाव की अवधि कहलाती है। तो बाल्यावस्था से अगर वयस्क हो रहा है तो वो अवधि क्या कहलाएगी बताना है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था और डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था। बाल्यावस्था से वयस्कता की और जो बदलाव की अवधि होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। ये 12 साल के बाद से लेकर लगभग 18 साल की उम्र तक चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन को बायोटिन के रूप में भी पहचाना जाता है? ऑप्शन ए है B3, बी B7, सी B9 और डी B6। तो दोस्तों यहाँ बायोटिन पूछा है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी B7
को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो B3 की इसे नियासिन बोलते हैं, और B9 की अगर बात करें तो इसे फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। B6 पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी विटामिन के नाम आप याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के 3 चरणों में से भ्रूण अवस्था होती है। ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी अंतिम अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के 3 चरणों में जो भ्रूणावस्था होती है वो दूसरी अवस्था कहलाती है, यानी द्वितीय अवस्था होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसव के कितने सप्ताह बाद शिशु को DPT1 टीके की खुराक पूर्ण करवानी चाहिए। ऑप्शन ए 2 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 5 सप्ताह और डी 6 सप्ताह। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 सप्ताह। प्रसव के 6 सप्ताह के बाद में शिशु को DPT1 टीके की खुराक दिलवानी चाहिए। इसके अलावा 10 सप्ताह बाद में और तीसरी खुराक जो होती है वो 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती है। तो ये प्राथमिक 3 खुराक होने के बाद में फिर 15 से 18 महीने में और 5 साल की उम्र में बूस्टर खुराकें अलग से दी जाती है। दोस्तों ये हमारा पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित अंतिम MCQ था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप लगातार बने रहें और लगातार प्रैक्टिस करें। परीक्षा अत्यंत पास में आ चुकी है डेट, और निश्चित तौर पे आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसे दोबारा से भी आप देखें, पुरानी क्लासेस भी देखें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।